क्या भाई, मेरे समझ में आया तेरे को कुछ? क्या समझ में आया? समझ में कहीं ये आया कि हम लोग कल क्या पढ़े थे? हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यही था ना? हिंद चीन के में राष्ट्रवाद। अरे पता ना क्या क्या लिखा है, तू लोग देखना। चैप्टर का हमने, हाँ चैप्टर कौन था? 3, हिंद चीन में पार्ट कौन है? पार्ट 2। कल पार्ट 1 क्लास करा दिए ना, आज पार्ट 2 है ना, सेकंड क्लास है आज। आपको समझ नहीं आएगा वो देखिए, आप लोग उतना ध्यान मत रखिए, आप लोग मत समझिए उतना। आपको बस पढ़ाई नॉलेज रखिए कि हम क्या लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप रखिए। आपको हर चीज़ का हम ज्ञान नहीं देते चलेंगे, जो काम पढ़िए वही ज्ञान तो पढ़ाएंगे कब? पार्ट 1 पार्ट 2। देख भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आप लोग बताए थे कि हिंद चीन क्या देश है? नहीं, देश नहीं है। हिंद चीन किसी को बोलते हैं हम लोग? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हिंद चीन। हिंद चीन में हम और कुछ बताए थे आप लोग को कि हिंद चीन क्या है? एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र था जिसका क्षेत्रफल कितना था? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। यह कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्व एशिया में, एशिया पड़ता है ना। और हम बताए थे कि विदेशी कंपनियों का आगमन, याद कीजिए, लास्ट में लिखे थे ना, लास्ट क्लास का। विदेशी कंपनियों का आगमन पहले पहले कौन आया था? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली लोग थे। पूछता एग्जाम में, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नॉट इग्नोर। तो विदेशी कंपनियों का बाबू क्या देख लेते हैं हम लोग? विदेशी कंपनियों का कौन आगमन? पहले पहले कौन आया? उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, चाहे ब्रिटेन चाहे इंग्लैंड, कुछ कहिए। इस तरह से आया था ना। ये काहे लिए आया था? ये सभी लोग काहे लिए आया? व्यापार के लिए आया। लेकिन उपनिवेश बनाने का काम शुरू कौन किया? फ्रांस। कौन किया? फ्रांस। तो बताइए, क्वेश्चन आपका प्रश्न बनता है बाबू, प्रश्न बनता है कि फ्रांस हिंद चीन में उपनिवेश बनाने का क्या क्या कारण है? हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का क्या कारण है? फ्रांस द्वारा हिंद चीन, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का कारण क्या क्या कारण था? पहला बोलिए। देखिए, डच और कौन था? ब्रिटिश कंपनियों का प्रतिस्पर्धा के लिए। प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन, कि हम भी इन लोग से क्या निकल जाए आगे। दूसरा क्या कारण था? कच्चा माल और बाजार के लिए। थर्ड क्या था? असभ्य देश को सभ्य देश बनाना। माने कोई अगर कपड़ा बढ़िया नहीं पहनता हो तो उसको आइडिया देना किस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए।
है ना। सबसे पहले सभ्य मानव कहाँ? हड़प्पा। असभ्य मानव कहाँ? अफ्रीका। सबसे पहले मनुष्य कहाँ आए थे? आया था ना वहाँ असभ्य मानव, उघारे निघारे घूमता था वो लोग। कैसे घूमता था? उघारे निघारे। तो असभ्य को सभ्यता सिखाने आए थे, ये कारण हो गया। अब हम लोग देखेंगे भाई मेरे कि कैसे कैसे वो उपनिवेश बनाया, है ना। उपनिवेश बना जैसे उपनिवेश बना दिया तो पहले किस पर अधिकार किया, किस पर अधिकार नहीं किया, इस तरह से, है ना। तो हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश बनाना, तो हिंद चीन में फ्रांसीसी द्वारा उपनिवेश बनाना कैसे कैसे बनाया हम लोग देखते हैं। ये तो देख लें कारण क्या क्या था, लेकिन पहले किस पर अधिकार किया, किस पर अधिकार नहीं किया, कब किया, धीरे धीरे कैसे अपना साम्राज्य का विस्तार किया, फैला लिया। तो वही हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? हम लोग देखेंगे मेरे भाई फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश बनाना, मैंने धीरे धीरे किस तरह से पहले किस पर अधिकार किए हैं, सुनिए मेरी बात को, किस पर अधिकार किए हैं, उसके बाद पूरे धीरे 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 आदमी नहीं एक थोड़ा ना कि पूरा हाँ अधिकार में ले लिए हैं, थोड़ा नहीं। कोई स्टेट को चुने, कोई राज्य को पहले, कोई मान लो भारत को गुलाम बनाया तो कैसे बनाएगा? पहले मान लो बिहार को बनाया, फिर यूपी को बनाया, फिर उधर पश्चिम बंगाल को बनाया। इस तरह से आस पास पड़ोस के सबके देश का करेगा, धीरे धीरे गुलाम बना, धीरे 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 फैलाते जाएगा, पूरे देश को कब्जा कर लेगा, नहीं कर लेगा पूरे देश पर। तो हिंद चीन में सबसे पहले कहाँ गया था? वियतनाम में। अब वियतनाम का आपको दो बड़ा शहर नाम बताए थे, कौन कौन? वियतनाम के आप लोग को दो शहर बताए थे, तोंगकीन, अन्नाम। दो गो बहुत बड़ा शहर था, तोंगकीन और अन्नाम। बताया था ना कुछ पर अधिकार अधिकार के बारे में शायद बताए थे कुछ। लेकिन अगर वियतनाम में देखा है तो 3 शहर इंपॉर्टेंट है उसमें। कौन कौन? अन्नाम, तोंगकीन और कोचिन चीन। कौन कौन? अन्नाम, तोंगकीन, कोचिन चीन। देखिए वियतनाम में कितने कितने शहर, कितने शहर ना, सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन शहर थे? कौन कौन था बाबू? अन्नाम, कोचिन चीन। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि वियतनाम के 3 शहर कौन कौन? तोंगकीन, अन्नाम और कोचिन चीन। तब मेरे भाई याद रखिएगा एक चीज़ को, ना। सुनिए, अब फ्रांसीसी चल दिया, कहाँ ले? कहाँ ले चल दिया? फ्रांस ले निकला, जहाज की बेड़ियाँ लेकर के, जहाज़ों का बेड़ा पूरा लेकर चल दिया, सैनिक से सहायता से। पूरा जहाज के पूरा पानी के माध्यम से, समुद्र से माध्यम से आ रहा था उस समय। तो समुद्र के द्वारा सैनिक की सहायता से जहाज की बेड़ियाँ इतने लगी थी ना, इतना इतना लेके आया था, कम से कम 200 प्लस था, 200 नहीं 200 प्लस था, लेके आया सैनिकों की सहायता से। उस समय फ्रांस के पता है कब कौन था? कब की बात है? 1862 का बात है, याद रखिए, याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे कि अंतिम क्रांति कब हुई थी? कहाँ? कहाँ? फ्रांस में 1848 में क्रांति हुई थी। तब राजा बना था कौन? शासक बना था कौन? नेपोलियन, लुई नेपोलियन तृतीय, थर्ड बना था। और उसको बोले थे उसके बाद में इसको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है आपको, 48 तक है। तो याद रखिए, हम लोग कब यहाँ पे आए पता है? 1862 में। पूरा एकदम बजाबते जहाज के बेड़िया लेके सैनिक के बल की सहायता से सैनिकों के साथ चल दिया वो लोग, समझ लिया कि चल चल रे बटोहिया भाई, चल दिया बटोहिया गाना गाते, चल दिया 1862 में। कौन चला वहाँ से? राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय कहाँ का था शासक? फ्रांस का। तो उन्होंने क्या किया, उसने जितना भी सैनिक के साथ जहाज के बेड़ियों से कहाँ आया?
हिंद चीन में। हिंद चीन में सबसे पहले पता बा क्या क्या किस चीज़ पर अधिकार करने लगा? बंदरगाह पे, सी पोर्ट पे, ताकि वहाँ से कोई माल आए तो माल को ले जाके समुद्र के माध्यम से पहुँचा दे। बंदरगाह काम यही होता है, स्टेशन ना है वो। जैसे कोई कोई नाव पे जाता है ना, कोई सामान विदेश जाता है कैसे? आखिर विदेश कहीं जाता है? समुद्र के माध्यम जाता है ना? जहाज से कितना जाएगा मटेरियल? ऊपर वाला जहाज से नहीं जाएगा। तब तो जहाज के माध्यम से चीन में गया, कोई सामान जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, जाता है ना बाबू। तो सबसे पहले का पानी वाला क्या कर दिया? बंदरगाह पर कब्जा करने लगा, अधिकार करने लगा। अधिकार किस पे किया? पहले पहले बंदरगाह पे, बड़े बड़े नगर और बंदरगाह पर अधिकार करने लगा। देखिए, तो बताइए सबसे पहले फर्स्ट बताइए मुझे, फर्स्ट बताइए कौन चला फ्रांस का राजा? कौन था? नेपोलियन थर्ड। जहाज की बेड़ियों के साथ चल दिया। जहाजी बेड़े किसके सहायता से? सैन्य सहायता से। कब पहुंचा? 1862 में पहुंच गया। कहाँ पे? हिंद चीन में। तो उसने किस चीज पर अधिकार करना शुरू किया? अब बताइए बंदरगाह किस क्षेत्र में पड़ा? सुनिए, बंदरगाह जो था वहाँ के किस नगर में पड़ता है? आपको नगर हम बता दिए 3 गो, तोंकिन, अन्नाम, कोचिन। ये बड़ा शहर था। तो ये बताइए ये बंदरगाह जो था किस शहर में स्थित था? अन्नाम। कहाँ पे था? अन्नाम। तो सबसे पहले किस जगह पर अधिकार किया? अन्नाम पर। अन्नाम की कौन सा जगह था? थी बंदरगाह था। तो ये डर के मारे जितना बंदरगाह था ना, ये डर के मारे सब खोल दिया। 3 गो बंदरगाह था इसमें। कितना था? 3 गो बंदरगाह। तीनों के तीनों बंदरगाह खोल दिया। हम क्या कर रहे, तू क्या कर रहा है मेरे भाई? पढ़ना मेरे भाई, पढ़ने के लिए यहाँ पे आया है ना, समझता नहीं है। तो 1862 में फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर अधिकार किया? अन्नाम पर। अब बताइए अन्नाम पर अधिकार कैसे कैसे किया? तो पहले बंदरगाह पर किया, फिर अन्नाम पर पूरा अधिकार कर लिया। अन्नाम से क्या जबरदस्ती क्या खुलवा दिया गया? बंदरगाह। 3 गो बंदरगाह था उसमें, उसके इलाका में। कितना था? 3 गो। तो तीनों बंदरगाह कर दिया गया, खोल दिया गया। तो 1862 में किस पे अधिकार किया? कहिएगा अन्नाम पे। किस पे अधिकार किया था? अधिकार अन्नाम पर किया। अन्नाम ने क्या किया? यहाँ बता दें बाबू, यहाँ बताएं। अब देखिए सेकंड, देखिए ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं कि फ्रांस कैसे कैसे फैल रहा है हिंद चीन में। क्योंकि हिंद चीन में 3 गो क्षेत्र नहीं आता है, इसमें वियतनाम भी आता है, कंबोडिया भी आता है, लाओस भी आता है। हम स्पेशली अभी क्या देख रहे हैं? तो इन तीनों पर पहले कब्जा करेगा। इन तीनों पर कब्जा करने का मतलब क्या है? वियतनाम पे कब्जा कर लिया। बात समझिए इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए भारत है, भारत का मुंबई ले लीजिए, किनारे वाला बड़ा बड़ा कलकत्ता ले लीजिए, है ना, गुजरात ले लीजिए, बड़ा बड़ा कोई दूसरा कोई शहर ले लीजिए। तो अब क्या कहिएगा? हम यही कह सकते हैं कि नहीं यार हमारा पूरा भारत क्या हो गया, कब्जा में आ गया। तो जब बड़ा बड़ा शहर को ले सकता है तो आपका छोटा क्या समझेगा? वो तुरंत मारेगा, हट जाइएगा, कनपट्टी पर रखेगा, हट ना। तो बड़ा बड़ा शहर पे अधिकार करने का अर्थ क्या है? कि पूरा वियतनाम पर अधिकार कर लिया। इस बात को समझिए, कंजर्वेटिव माइंड को समझिए। देखिए तो अन्नाम तीनों का अगर बंदरगाह खोल दिया, मैंने कहने का स्पष्ट अगर मतलब देखिए, तो 1862 में किस पे अधिकार किया था? अन्नाम पे। याद रखिएगा 1862 में अन्नाम पे। अब देखिए कंबोडिया, कंबोडिया का किया डर के मारे 1863 में खुद को अपने उसके अधीन में आ गया, खुद से उस पर कुछ किया नहीं, वो डर के मारे चल गया। ताकि क्यों? क्योंकि जब हम कंबोडिया जो राजा था ना, वो सोच रहा था कि हम खुद से स्वयं बने रहें, इसी राजा के पद पर हम ही रहें, भले उसी का अधीन में हो जाते हैं, लेकिन हमको हटाएगा तो कम से कम नहीं ना। अगर जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है कि हमको हटा दे, अपना कुछ शासक या फिर राजा को रख ले, बैठा दे अपना
प्रतिनिधि को कोई को, तो खुद से ही उसके हवाले हो गया। कौन? कंबोडिया। तो सेकंड में कौन हवाले हुआ था? 1863 में कंबोडिया खुद को, कंबोडिया फ्रांस के अधीन हो गया। लिख देना। हो गया ना भाई? यहाँ तक आप समझ रहे हैं आप लोग ना? 1863 में किस पे अधिकार कर लिया? कंबोडिया पे। पूरा कंबोडिया किसका? फ्रांस का। 1862 में किस पे किया था? अन्नाम पे। किस पे? अन्नाम पे। हो गया ना? अब देखिए थर्ड, देखिए थर्ड पॉइंट, 1867 में। कब? 1867 में कोचीन चीन पर अधिकार कर लिया। किस पे? 1873 में तोंकिन पे अधिकार कर लिया। फिर देखिए लगभग 1887 में। कब? 1887 में पूरा वियतनाम प्लस, फिर कौन था? लाओस। यानी क्या? 1887 में पूरे हिंद चीन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्योंकि तीनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? हिंद चीन। यानी क्या कह सकते हैं? 1887 में पूरे हिंद चीन पर आप इस प्रक्रिया को समझे? पहले वो आया, किस पे लूट मार करने लगा? बंदरगाह पे। बंदरगाह, बड़ा बड़ा नगर पे। तो बंदरगाह सबसे पहले कहाँ मिला? अन्नाम में। तो 1862 में कब्जा कर लिया। उसके बाद 1830 में डर के मारे कौन उसके अधीन में हो गया? कंबोडिया। 1867 में किसका अधिकार कर लिया? कोचिन चीन पे। 1873 में अब पूर्णतः कब कर दे सब पे? पूरे। यानी कहने का अर्थ क्या है कि पूरे हिंद चीन उसके अधिकार मुट्ठी में हो गया। अब कहेगा आम, तो लोग क्या कहेगा? महुआ। अरे आंगनबाड़ी का देखिएगा ना, गजब। पहले आंगनबाड़ी में गजब हम लोग पढ़े भाई। आंगनबाड़ी में गरीबी दिखा है ना। बड़े पैसा वाले लोग होते तो वो लोग नहीं पढ़ता है, लेकिन जो गरीब, आप लोग पढ़े हुए आंगनबाड़ी में, गजब ने छिपा ले थे। टन 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 जब टिफिन होता टन 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 बजाते, कहाँ खाने के लिए? खिचड़ी। खिचड़ी टन टन बजाते चलते थे बाबू। वहाँ पे सीखते क्या थे हम लोग? तो पोयम, लाल टमाटर खाएंगे लाल लाल हो जाएंगे। अरे भैया रोज के रोज ये सीख रहे थे भैया। लाल टमाटर खाएंगे लाल, ये क्या है? ये कहाँ है? माने सफा ना एजुकेशन को चरमरा दिया गया है। नहीं देखो, हमारे कहने का मतलब है ना, गवर्नमेंट अगर दे रही है, एक सेकंड है, गवर्नमेंट अगर आंगनबाड़ी दे रही है तो उसको सुविधा देना चाहिए। सुविधा कैसे देना चाहिए? आप लोग देखिएगा ना, जब तो कहीं कहीं संस्था खुला है, शहर वन, बड़ा बड़ा शहर, ए लड़की ध्यान दीजिए ना, आप ही जब हो जाएगा तुमका, तो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा शहर खुला है, बड़ा बड़ा शहर है, उसमें बड़ा बड़ा संस्था है। जैसे ना कि 5 साल से कोई बच्चा है ना, उसके लिए A to Z उसमें चाहिए, खिलौना से लेके पढ़ाई वाला जो खिलौना वो, ताकि उससे खिलौना सीख ले पढ़ाई के बारे में। इसमें क्या रखा है? एक झुनझुना के बना देगा बबुआ के, अब लगा देगा उस पर। अरे भैया उससे क्या सीख मिलेगा भाई मेरे? खूब देवलिया पर क ख ग घ अंग यहाँ तक क्या लिखा देगा? वो देते बड़का ABCD Z तक लिख देगा यहाँ तक। और उसके बाद कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, संडे मंडे नहीं लिखता। अरे आंगन में संडे मंडे को लिखेगा? नहीं लिखा है भले, लिखता नहीं है। वो लोग भी नहीं लिखता है। कुछ पता ही है, जो साल भर से नीचे है, 2 साल का लड़का है, उस संडे मंडे याद नहीं होगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो याद हो, ऐसा बात नहीं हो जाएगा, लेकिन कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं देता है। किस पे ध्यान देता है? लाल टमाटर खाएंगे लाल लाल हो जाएंगे। बताइए अब कहाँ सीखेगा वो होने पे जरा देखते हैं, उधर देख रहा है टन 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 टन, मैडम जी खाना 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 भोजन चला। अरे भाई क्या खाना? हम तो देखिए ऐसा बात नहीं है, खाना मिलना चाहिए, लेकिन खाना के साथ साथ उसमें हर चीज रहना चाहिए। टीवी से लेके, खिलौना से लेके,
टॉय बढ़िया बढ़िया, ताकि उसे कुछ सीख मिले उसको खेलने में। वो ऐसा सराउंडिंग में रहेगा ना, जब आंगनबाड़ी में खेलने वाला सामान रहेगा, चीज़ रहेगा ऐसा चीज़, ताकि उससे खेले तो उसको सीख मिले। जैसे कुछ आता नहीं है, जैसे कोई खिलौना आ रहा है, हम गिनती वाला कोई खिलौना गया, चल भाई 1 2 3 जो टिप देगा ये हो जाएगा, तो उसे में गिनती सीख जाता है, काउंटिंग टेबल सीख जाएगा। है एक से एक खिलौना है आपको, लेकिन कहाँ पैसा खर्चा करता है, गवर्नमेंट भी नहीं करता। और गवर्नमेंट करता भी है ना, तो यहाँ आते 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 आंगनबाड़ी दिया है 1 लाख रुपया, तो आएगा 5,000 इसके पास, तो क्या करेगा आंगनबाड़ी वाला, उधर ही सब खा गया, तो ये भी खा जाएगा। ले भाई, कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता है, कंप्लेन कहाँ करिएगा, जहाँ करिएगा ना कंप्लेन, वो भी खा के बैठा है, कहाँ कीजिए कंप्लेन। सोचिएगा बड़ा अधिकारी पे कंप्लेन करे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाया है वो, खुद खाया है वो, फिर दबा देगा, हाँ जी देखे गया है, संभाल लीजिएगा, संभाल ली, हाँ ठीक है सुनवाई होगा। बाबू ये है, देश में कमी है। तो बाबू रे, अगर हम लोग पूरा देखें तो ऑल ओवर देखें तो पूरे हिंद सिंध पर कब्जा कब हो गया था? 1887 में। कब हो गया था? 1887 में हो गया था, है ना बाबू? है बाबू? किसका बुक है वो? यहाँ का है? यहाँ का है ना, यही पूछ रहे हैं। आप ही लोग का है, हमारा थोड़ा नहीं है, आप सभी का है। तो मेरे भाई कहने का मतलब आप लोग समझ गए ना, कि फ्रांस वाला कैसे कैसे आया, धीरे 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 किस पे पूरे हिंद सिंध पर अधिकार कर लिया। अब हुआ क्या, ध्यान सुनिएगा आप लोग, बात मत कीजिएगा। अरे बाबू देखिए, 62 63 67 73 87, लोग याद नहीं हो रहा तू लोग, तो देखा जाए, पढ़ा जाए, लोल कहीं। तो इस तरह से पूरे अधिकार कर लिया, हो गया ना अधिकार। अब जानेंगे किस तरह से वहाँ से जो मजदूर थे वो लोग से काम करवाया जाता था। मतलब फ्रांस अधिकार कर लिया, इस सब पे उन्हें उपनिवेश बना लिया, पूरे देश को क्या बना लिया, उपनिवेश। उपनिवेश बनाने के दौरान अब काम करेगा अपना मर्जी से, तो वहाँ पे लगा दिया एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। क्या लगा दिया? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब होता है वन साइडेड। क्या होता है? वन साइडेड, यानी कहने का मतलब है आप मालिक है, हम क्या है? मजदूर हैं। हम आपके कारखाने में काम करेंगे जाकर के, ठीक है, लेकिन हमको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या है? हर चीज के लिए आपको अधिकार मिला गया है। आपका मन है हमको 5 रुपये देंगे, तब 5 रुपये दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपका गुलाम बन चुके हैं ना, हम तो आपका गुलाम बन चुके हैं, तो आपका जो मर्जी तो कीजिएगा। अब रोजगार के लिए तो कोई काम करने के लिए जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अनुबंध, एक तरफा अनुबंध वैसे लगा दिया था। मजदूर का कोई अधिकार ना रही, सिर्फ और सिर्फ मिल मालिक को, ओनली फॉर मिल मालिक को अधिकार रहेगा। तो वहीं हम लोग देखेंगे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है ना सर। बाबू ध्यान दो, एक तरफा अनुबंध, तो इसको इरेज कर दिया जाए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेगा। रखिए, आप लोग क्या समझे, तो बाबू रे ध्यान सुन, लड़का आप लोग लड़के हैं, आप लोग को कमाना है, आप लोग को बाबू सब कुछ करना है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नीड है, एकदम एकदम जरूरी है पढ़ाई। पढ़ाई नहीं है ना बाबू, तो आप कितना कमाइएगा मेरे भाई? कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं, उतना प्रॉपर्टी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम बिजनेस कर लीजिएगा, नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई काम कीजिएगा तो 15 से 20 रुपये मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं है 15 से 20। आप प्रयास कीजिए, कोई काम भी कीजिए तो आप समझिए कि 1 लाख रुपये कम से कम महीना आए घर पे। इना कि मम्मी की तबीयत खराब हो गया ना, अरे भाई कौन हॉस्पिटल में लेके जाए समझ में नहीं, वो तो पैसा इतना ले रहा है। अरे भाई अमेरिका तक लेके जाना पड़े ना, पैसा के लिए सोचना ना पड़े, उठा के लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। उसी दिन पैसा के लिए ना अहमियत पता चलता है, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, कोई किसी का इलाज करवाना होगा, पैसा नहीं, तो उस दिन बुझाएगा कि ना, लोग कहता है कि पैसा कोई लेके जाएगा ऊपर तक, उसी दिन पैसा का वैल्यू मालूम चलता है। जब कोई बीमार हो जाएगा, अरे खाने के लिए तो कोई 2 रोटी खा के रह जाएगा, बर्दाश्त कर लेगा। कोई इलाज बिना कैसे रह सकता, तो मर जाएगा इलाज के बिना। बोलता है कि ये हो गया, अरे कुछ नहीं है, खान पीन इलाज करवाएगा तभी ठीक होगा। वो कोई दवा दारू किसी ऐसे से ठीक नहीं होता। वो एक आदमी संतावना के लिए, सिंपैथी के लिए आदमी कर लेता है कि चलिए भाई जरूरी है का, लेकिन बिना इलाज का ठीक हो जाइएगा। आपको बुखार लगेगा, बढ़िया लग गया बुखार, आप जाके प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, नहीं सुनने वाले हैं, क्यों? आप गंदा चीज़ खाए हैं,
आपके कीड़े खाए हैं आप, बैक्टीरिया आपके शरीर में चला गया है, तो बैक्टीरिया को नहीं भगाएंगे, आपको इलाज करवाना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। इलाज और मेडिसिन के लिए क्या चाहिए? चाहिए पैसा। अब पैसा कहाँ से आइएगा? आप पढ़िएगा तब आएगा, समझ गए? एजुकेशन जरूरी है। आप लोग बस खाली एगो पर्पस रख के चले कि नौकरी लेना है, नौकरी। आप नौकरी लीजिएगा ना तो आपके आने वाला जो पीढ़ी है तो सुधर जाएगा। आप ले लीजिएगा अपने लिए नहीं, आप ले रहे हैं अपने अगले जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ले रहे हैं। आप लीजिएगा ना, आपके पास नौकरी रहेगा तो वो आएगा, उसका आप शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिएगा। बाबू तुम यहाँ पढ़ो, तुम यहाँ पढ़ो, तुम यहाँ पढ़ो, कम से कम पढ़ा दीजिएगा बढ़िया से एकदम। ई ना एगो बाइक को लेना है ना, सोचना पड़े यार 40,000 का बाइक है कैसे लिया जाए, ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ा सा साल भर 2 साल का दवा खाली मेहनत कर दोगे पूरा जीवन सुधर जाएगा। और 2 साल में कुछ रखा है? कुछ ना बाबू, बहुत जीवन है रे, बहुत लंबा है। अभी आप लोग जिएगा लगभग 100 साल। हम दुआ करते हैं, अरे हम दुआ करते हैं यार। हम क्या कहें 50 साल जिएगा? कोई कहता है कि 60 साल जिए, काहे के लिए हम कहें 60 साल? काहे कहें हम? कम से कम 100 साल हम कह सकते हैं। मरना भी जरूरी है, न तो पृथ्वी पर रह लीजिएगा, इतना जनसंख्या हो जाएगा। हर 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 दिन किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, होता है कि ना? खड़ा करा देंगे ना, अगर पूछ देंगे तो मुंह बना लीजिएगा, सोच देंगे बढ़िया से, जान लो। रखे लंबा लाठी, लाइव पीटेंगे, बुला के यहाँ पीटेंगे। ए हो गया ना? अब आइए, ध्यान दीजिए। अब तो बाबू रे पूरे हिंद चीन पर कब कब्जा कर लिया था? 1887 में। अब तो पूरे हिंद में कब्जा किसका हो गया था? फ्रांस का हो गया था। और फ्रांस अब क्या करवाएगा? उससे जबरदस्ती काम करवाएगा। और वहाँ के हिंद चीन के सबसे प्रमुख जो था रोजगार क्या था? कृषि। अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि। वो कृषि से ताकि कृषि ले अपना उपज करके धान गेहूं चाहे जो भी चीज हो गए, कृषि ले अपना क्या करता था? अपना रोजगार चलाता था, ठीक ना? तो रोजगार चलाने के लिए क्या था उन लोगों के पास? कृषि था। अब देखिए, अब तो उसके अधिकार में हो गया, फ्रांस का अधिकार में हो गया। ऐसा नहीं बाबू, ध्यान दे बाबू, विश्वास बाबू काहे लिए बहस करता है, लड़ाई करता है? शांत रहो। अधिकार जब कर लिया तो अब क्या करवाएगा? जबरदस्ती आपसे काम करवाएगा। काम कौन चालू कर दिया? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। देखिए, एक तरफा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है समझिए। देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में होता क्या है कि मजदूरों को कोई विशेष अधिकार, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मालिक को असीमित अधिकार दिया जाता है, अनलिमिटेड अधिकार। तो एक तरह से ये बंधुआ मजदूरी हो गया, है ना? यह क्या है? इस एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का बंधुआ मजदूरी है, जिसमें जिसमें मजदूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं है, बल्कि लेकिन का मिल मालिकों को असीमित अधिकार दिया हो। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। एक तरफा नहीं लिखे है ना, का लिख रहे हैं भाई मेरे? उसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे सीख लीजिएगा ना, और जब आप उसको मटेरियल को राइट कीजिएगा, लिखिएगा जब, तो आपको 2 बार रिविजन हो गया, वो आपको दिमाग में अट जाएगा बढ़िया से। उसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं भाई मेरे, अरे भाई 2 महीना की क्या बात है भाई, थोड़ा सा मेहनत कर देगा ना, रिजल्ट फर्स्ट आ जाएगा। आपको देखिए सिंपल है, आप पढ़िएगा फर्स्ट आइएगा, आपको लाभ होगा उससे। नहीं होगा लाभ? सेकंड है या कुछ नहीं, आ जाएगा 299, अटक लग जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करके चाहते रहे, उसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं।
सोच के देखिए, रोने लगेगा साला, काश थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, 300 आया था, कम से कम फर्स्ट तो कर जाते ना, मिलता ना 10,000। पैसों के तो भरोसे पढ़ो, आ जाएगा 290, उसमें भी शर्म की बात है। थोड़ा सा मेहनत कर दिया तो कितना आएगा, 10 नंबर बढ़ जाएगा, 300 आ गया। टारगेट क्या लेके चलना हम लोग को, 450, 419 का रिकॉर्ड तोड़ना है लड़की। रिकॉर्ड कैसे तोड़ेगा, आप लोग पढ़िए तब घर पे मेहनत करके, क्योंकि वो लोग आँख गड़ाया है, आँख से देखा है, आँख से मेहनत किया है, नींद नहीं देखा है वो लोग, तब उसका नंबर है 419। आप लोग सोचिएगा ना कि हम खा भी लें आराम से सूरज के भर निशा और सो भी लें पढ़ में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप हर काम नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर पढ़ाई कीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी बहुत टाइम है। अगर अभी भी पढ़ जाइएगा लेकर के ना, अभी ना, जब तक एग्जाम देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। डायलॉग मार के एक बार, बड़ा डायलॉग, बस क्या कर देना आप लोग को, तो बैठ जाना पढ़ने के लिए, दबा के 6-6 घंटा पढ़ना है। अरे 5 घंटा पढ़ना भाई, तू 4 घंटा पढ़ के देख डेली, सेल्फ स्टडी, हमारा क्लास नहीं, स्कूल क्लास नहीं, स्वयं का क्लास, 4 घंटा खाली पढ़ के देख भाई, नंबर बढ़ जाए। नहीं सवाल नहीं उठ नहीं आएगा, लेकिन तू पढ़ेगा तब ना भाई। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, बस 2 महीने के बाद याद ही नहीं था। अभी तो गधा होगा तो समझ लेगा यहाँ पे, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं गधों को याद हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 1 महीना बाद, 1 महीने के बाद जो देख रहा है, जो 1 महीना 2 महीना तक सस्टेन रखा, दिमाग में रखा, हटा के रखा है इसको, उसके एग्जाम में काम आएगा। छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। क्या पढ़ा था जीने में समझा था, नहीं पढ़ाई ना समझा, क्या पढ़ा थे रोल एथी के बारे में, कॉल मार्क्स के बारे में पढ़ाए थे कि ना, उससे भी पहले पढ़ा दी इटली के एकीकरण, जर्मनी के। तो जिसके दिमाग में होगा, तड़ाक में पूछेंगे जवाब, कोई क्वेश्चन कहीं पूछेगा बता देंगे तड़ाक मनी, उससे कोई ज़्यादा पढ़ाएगा जी, उतना काफ़ी है पढ़ा दिए हैं, एग्जाम में छूटेगा नहीं, जो पढ़ा देने काफ़ी है ही। इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, इस चैप्टर से आ जाएगा तो बस छोड़िएगा नहीं, इस पर भरोसा रखिए हम पे, दिस इज माई कंटेंट। तो तरफा अनुबंध व्यवस्था समझ में आ गया आप लोग को, उसमें मजदूर को अपने अधिकार में ले करके जबरदस्ती काम करवाया जाता है, अब अपनी मर्जी से उसको वेतन दिया जाता है। जैसे देना है उसको 500 रुपया, हमको माने देंगे 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या है, अनलिमिटेड ऑफर मिला है, अनलिमिटेड है, असीमित अधिकार है हमको है। हाँ, बंधुआ के लिए मुहर मारता था, है ना। आप ऐसे भी देखिए तो मूवी भी दिया गया है, जैसे KGF मूवी हो गया, उसमें बस ठेपा मार देगा, ये एक इस समाज का है, आदमी है, इसमें काम करने वाला है, नहीं होता है इस तरह से। KGF रॉकी भाई, डायलॉग सुना है, रॉकी भाई, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, इस तरह से है। देखो, तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था समझ में आ गया। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, जिसमें मजदूरों को जबरदस्ती काम करवा करके उसका अधिकार के जो अधिकार है, उसको अधिकार छीन लिया जाता है। जितने भी अधिकार छीन कर किसको दिया जाता है, तो मिल मालिक को सब असीमित अधिकार दे दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। अब यहाँ तक ये खत्म हो गया है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं मेरे भाई, तार कैसे यार, देखिए हम देखते हैं हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया शिक्षा कैसे देते थे। ठीक है, हम तो अधिकार में कर लिए, अब वियतनामी को या फिर कंबोडिया को या फिर लाओस को क्या देना है, शिक्षा देना है, शिक्षा देना है ना। तो शिक्षा कैसे देना है, देखिए उन लोग का नीति क्या था। देखिए फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया क्या शिक्षा, किसको देने के लिए शिक्षा बोल रहे हैं हम लोग, किसको शिक्षा देगा, यानी कुल मिलाकर के हिंद चीन को। हिंद चीन में किस तरह से इसका शिक्षा व्यवस्था क्या था, तो फ्रांसीसी का शिक्षा व्यवस्था, हिंद चीन में शिक्षा व्यवस्था क्या था सुनिए। देखिए उन लोग का सोचा कितना शिक्षा देना चाहिए, उन लोग का विचार था कितना शिक्षा, दूसरा क्या था किस भाषा में शिक्षा। ओके, देख भाई बाबू रे, सुनिए आप लोग ना, कितना शिक्षा और किस भाषा में शिक्षा।
क्या होता था ना बाबू कि जैसे कैसे हम लोग का है कि हम लोग 1 से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 LKG UKG सब पढ़ते आते हैं, 1 2 3 4 5 6 9, ठीक, 9th हो गया। अब 10th क्या है, मेरा फाइनल परीक्षा है ना। अब फाइनल परीक्षा में क्या होता था, इन लोग को हिंद चिन्ह को फेल कर दिया जाता था। अंतिम जो वर्क जो पास होने वाला जो है, जैसे 3 मंथ का हो गया एग्जाम, 6 मंथ का हो गया, 9 मंथ का हो गया, जैसे 1 सालाना जो एग्जाम होता है ना, वार्षिक एग्जाम, तो वार्षिक एग्जाम में फेल कर दिया जाता था, ताकि वो अगला क्लास में ना बढ़े, आगे का पद ना ग्रहण कर ले। बात समझ में आया। तो इन लोग का नीति क्या था, अंतिम क्लास में जानबूझकर आया बात समझ में बाबू। अब देखिए और समझाएंगे, उसमें ध्यान दीजिए, किस भाषा में शिक्षा, वहाँ के वियतनाम के वियतनामी भाषा होगा, वो कम्बोडियाई भाषा होगा। अब क्या कर दिए बाबू, इन लोग को जो शिक्षा दे रहा था, जो पुस्तकें थी, जो किताबें थी, उसको कर दिया फ्रांस भाषा में। तो शिक्षा बताइए किस भाषा में देने लगा, जैसे मान के चलिए वियतनामी भाषा, वियतनाम में कौन भाषा होगा, वियतनाम में कौन भाषा होगा, वियतनामी भाषा होगा, उसका अपन अलग क्षेत्र की भाषा होगा। तो उस भाषा को अपनाया, किस भाषा को अपनाया, फ्रांसीसी भाषा को अपना दिया। जितनी पुस्तकें थी ना, किस भाषा में छपने लगी, फ्रांसीसी भाषा में। अब बताइए, मान लीजिए हम लोग को हिंदी पढ़ना है, दीजिएगा मराठी में छाप के, तो बुझाएगा हम लोगों का, नहीं ना समझ में आएगा। उसको समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हम लोग देखिए, हम लोग हिंदी में क्यों समझ पाते हैं अच्छा से, क्योंकि हम लोग ना जिस परिवेश में जन्म लिए हैं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सराउंडिंग में हम लोग जन्म लिए हैं, वहाँ की भाषा ही क्या है, हिंदी है। हम लोग जन्म से ही हिंदी बोलते आ रहे हैं, तो हमको हिंदी समझ में आ रहा है। जहाँ का इंग्लिश अगर लैंग्वेज है, तो इंग्लिश अगर बचपन से पिताजी मम्मी जी बोल रही हैं, तो बचपन से इंग्लिश बोलेगा वो, उसके लिए भाषा हो गया, नॉट अ सब्जेक्ट। तो अब देखिए, इन लोग का भाषा वियतनामी भाषा होगा, सब हम लोग का इंडियन भाषा है। तो इंडियन में बहुत सारे भाषा हो गया, जो भी हो, अलग क्षेत्र का अलग, लेकिन इस सबको क्या कर दिया, ही फ्रांसीसी भाषा में कहला पढ़ने के लिए बोल दिया कि आपको फ्रांसीसी भाषा में ही आपको पुस्तक भी मिलेगा, आपको पढ़ना भी है हाँ। और देखिए, इसमें फ्रांसीसी भाषा को अपना लिया, और जितना भी पुस्तकें थी ना, जब छोटे छोटे बच्चों को जब एजुकेशन दिया जा रहा था, तो उसमें क्या किया गया, उसमें ना जो फ्रांसीसी भाषा थी, तो वियतनामियों का खूब बुराई भी किया गया, उसमें वियतनामियों का किया गया, बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन जो फ्रांसीसी थे ना, उनके बड़ाई किया गया। इस तरह से आपका वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था था। तो इस सिस्टम को देखते, लेकिन अपनाया नहीं था वियतनाम के लोग, कोई भी वियतनामी अपनाया नहीं था। इन्हें डायरेक्टली पूरे हिंद चिन्ह पर अगर एक्सेप्ट कर लिया, पूरा हिंद चिन्ह एक्सेप्ट नहीं किया था, पूरा एक्सेप्ट नहीं किया था, टोटल एक्सेप्ट नहीं किया था इसमें। तो हिंद चिन्ह के क्षेत्र में इस पे भी क्या कर दिया, विद्रोह जनता कर दिया, ठीक ना। अब पूरा अगर डाटा लिखेंगे तो लिखने में समय लगेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, वैसा व्यवस्था जिसमें किसी मजदूर को क्या बनाया जाए, बंधुआ बना करके, है ना, बंधुआ मजदूरी की तरह वन साइडेड काम करता हो, जैसे मिल मालिक का रहे, उसमें उसको अनलिमिटेड मिलेगा अधिकार, लेकिन मजदूरों को मिलेगा नहीं मिलेगा। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस का बताइए, फर्स्ट क्रांति कब हुई थी, फर्स्ट क्रांति 1700, राजा कौन था, लुई 16, लुई 16वां था। दूसरा क्रांति कब हुई, तीसरा, तीसरा कौन था, कब हुआ था, बताइए। हिंद चीन में जहाज के बेड़िया लेकर कौन आया था, नेपोलियन तृतीय आया था। किसकी सहायता से, सैनिकों की सहायता से। और सबसे फर्स्ट किस पे अधिकार किया, अन्नाम पर। सेकेंड, कंबोडिया खुद से उसका अधिकार में हो गया। बताइए, पहला अधिकार किस पे किया था,
अन्नाम पर कब किया? 1862। दूसरा अधिकार किस पे किया था? कंबोडिया पे। तीसरा अधिकार कोची चीन पर कब किया था? 1867 में। कब किया था? 1867 में। लास्ट में कौन था? तोंगकिन। कब किया था? अंततः पूरे हिंद चीन पर कब कब्जा किया? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पर कब किया? 87 में। इस तरह से जो हिंद चीन था वो किसके अधिकार में आ गया बाबू? फ्रांस के अधिकार में आ गया। अब जैसे मन तैसे काम करवाएगा, ठीक ना। तो ये क्लास आप लोग को आगे फिर बताएंगे। मैथ पढ़िएगा आप लोग ना।